नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अवस्था सातत्य। इससे पहले हमने वास्तविक गैसों के लिए पीवी समतापी वक्र वाला टॉपिक पढ़ा था और उस वक्र में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जो वक्र है टीए एंड्रूज नामक वैज्ञानिक के द्वारा CO2 गैस के लिए ताप के विभिन्न मानों पर दाब और आयतन के मध्य संबंध ज्ञात किया गया। उस वक्र में हमने ये बताया था कि बिंदु H जो है उस बिंदु पर कि माना CO2 इस अवस्था में गैसीय अवस्था, यदि उस बिंदु H पर हम CO2 के ऊपर दाब बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ाने पर हमने ये देखा कि CO2 का आयतन जो है कम होता है, CO2 का आयतन कम होता है। और ये जो आयतन में जो कमी होती है तो वक्र में अपन ने बताई थी कि HI वक्र की जो परास होती है वो परास दाब को बढ़ाने पर आयतन में होने वाली कमी को प्रदर्शित करती है। तो अपन ने यहाँ पर ये भी देखा था कि इस जो परास होती है HI वक्र की जो परास होती है, इस HI वक्र की परास में CO2 जो है वो बोयर के नियम का पालन करती है और बोयर के नियम का पालन करती है। फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि मैंने बताया कि आप लोगों को कि बिंदु I पर CO2 का संघनन प्रारंभ हो जाता है और ये जो संघनन है ये संघनन I से लेकर J तक की परास में चलता है। I से लेकर J तक की परास में चलता है और I से लेकर J तक की परास में यदि संघनन चलता है तो उस स्थिति में हमें जो वक्र जो प्राप्त हुआ था वो क्षैतिज रूप में प्राप्त हुआ था और उस वक्र पर न्यूनतम ताप 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त हुआ। तो उस रेंज में दाब जो है वो सामान्यतः स्थिर रहता है। दाब सामान्यतः क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो दाब सामान्यतः स्थिर रहने के कारण वक्र की क्षैतिज परास में CO2 की दो अवस्थाएं रहती हैं, यानी CO2 जो है वो द्रव एवं गैस दोनों अवस्थाओं में उपस्थित रहती है और दोनों अवस्थाओं में उपस्थित रहने के कारण हम उसकी अवस्था में विभेद नहीं कर पाते हैं कि CO2 द्रव अवस्था में है या गैसीय अवस्था में। जब हम उसमें विभेद नहीं कर पाते हैं तो CO2 की उस अवस्था को फिर हम नाम दे देते हैं अवस्था सातत्य। यानी द्रव और गैसीय अवस्था, यानी ये जो अवस्था है जो IJ वक्र में हमें प्राप्त होती है, इस अवस्था में CO2 की दोनों अवस्थाएं द्रव और गैस होती है। यो कहें कि IJ वक्र की परास पर द्रव CO2 व गैस CO2, इन दोनों का जो घनत्व होता है वो क्या रहता है? समान रहता। यानी अवस्था सातत्य एक ऐसी अवस्था होती है जिस पर एक ही पदार्थ की दो प्रवस्थाओं के घनत्व जो होते हैं वो समान रहते हैं, उसे हम बोल देते हैं अवस्था सातत्य। या फिर एक ही पदार्थ की दो प्रवस्थाओं में जिस अवस्था पर विभेद करना संभव न हो उसे अवस्था सातत्य कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक था वान डेर वाल गैसों के समतापी वक्र। वान डेर वाल गैस समीकरण के समतापी वक्र। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं टॉपिक वान डेर वाल गैस समीकरण के समतापी वक्र।
वान डेर वाल गैस समीकरण के समतापी वक्र। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं पहला पॉइंट कि वान डेर वाल गैस समीकरण का उपयोग करते हुए बनाए गए समतापी वक्र, बनाए गए समतापी वक्र वान डेर वाल्स गैस समीकरण के समतापी वक्र कहलाते, वक्र कहलाते। ये हमारा पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में अपन लिखते हैं CO2 गैस के लिए समतापी वक्र बनाने के लिए CO2 के वान डेर वाल स्थिरांक स्मॉल a स्मॉल b तथा गैस स्थिरांक कैपिटल R के मान समीकरण में रखकर निश्चितता पर T पर दाब के निश्चित ताप T पर दाब के विभिन्न मानों पर आयतन के विभिन्न मान प्राप्त करते हैं, आयतन के विभिन्न मान प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये इस टॉपिक की भूमिका है। नेक्स्ट टॉपिक में लिखते हैं कि एक मोल गैस के लिए वान डेर वाल समीकरण वो होती है P + A/V² इंटू V - V बराबर R। ये समीकरण होगा। इस समीकरण के दोनों पदों को आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो यह आ जाएगी हमारे पास PV - PV + A/V -
ए बी अपॉन बी स्क्वायर बराबर आर टी, या फिर पीवी के बराबर बना देते हैं, पीवी बराबर है, इसको अपन जीरो के बराबर, इसके बराबर कर लेते हैं, जीरो के बराबर करते हैं, तो पीवी माइनस पीवी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर टी बराबर जी। फिर क्या करेंगे कि इस समीकरण के प्रत्येक पद में पी का भाग कर देंगे, इस समीकरण के प्रत्येक पद में पी का भाग देने पर, पी का भाग देने पर, अब देखो जब हम इसमें पी का भाग देते हैं, इधर पी का भाग देंगे तो पी से पी कैंसिल, केवल बी बचेगा, यहाँ पी का भाग देंगे तो पी से पी कैंसिल, इधर स्मॉल बी बच जाएगा, प्लस यहाँ पी का भाग दे देंगे तो ए अपॉन पी भी हो जाएगा, माइनस यहाँ पी का भाग दे देंगे तो ए बी अपॉन पी बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर पी का भाग दे देंगे तो आर टी अपॉन पी हो जाएगा बराबर में जी। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ये जो समीकरण है इस समीकरण को हम बी स्क्वायर से गुणा कर देते हैं, इनको आप लोग समीकरण नंबर भी दे सकते हो, जैसे कि हमारे पास समीकरण नंबर ये दो हो जाएगी, तो यहाँ पर रखते हैं अपन समीकरण दो को बी स्क्वायर से गुणा करने पर, बी स्क्वायर से इसे गुणा करेंगे, देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर बी प्लस एक बी से एक बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी अपॉन पी बचेगा, प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ए बी अपॉन पी, फिर रहा हमारे पास इसको बी स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो आर टी अपॉन पी बी स्क्वायर बराबर जीरो, ये रहा हमारे पास मान। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि कुछ पद कॉमन लेने होते हैं, तो इधर तो ले लेंगे अपन बी माइनस इस वाले पद से इस वाले पद से अपन को बी स्क्वायर कॉमन निकालना है, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा, देखो आर टी अपॉन पी प्लस स्मॉल बी बी स्क्वायर प्लस इधर बन जाएगा हमारे पास ए बी अपॉन पी माइनस ए बी अपॉन पी बराबर जीरो। ये समीकरण हमारे पास बनके तैयार हो जाती है। अब देखो इस समीकरण में हमारे पास b के 3 मान होते हैं, इस समीकरण में हमारे पास b के 3 मान 1 2 और ये 3, तो यहाँ पर लिख देंगे यह समीकरण
आयतन की त्रिघाती समीकरण है, अर्थात इसमें आयतन के तीन मान होते हैं, जिनमें से एक मान वास्तविक, जिनमें से एक मान वास्तविक व दो मान काल्पनिक होते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं अपन, या तीनों मान वास्तविक हो सकते हैं। अब देखो इस समीकरण के द्वारा जो आलेख बनाया गया, उस आलेख की तुलना यहाँ पर प्रायोगिक समतापी वक्र जो अपन ने वास्तविक गैसों के पीवी समतापी वक्र के रूप में बनाया था, उससे करेंगे। पहले अपन यहाँ पर ये वक्र बनाते हैं, इस प्रकार का हमारे पास एक वक्र होता है, जिसकी हमें तुलना करनी है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर हो जाएगा ये 31 डिग्री सेंटीग्रेड बी पॉइंट के रूप में, ये हो जाएगा 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये है हमारे पास 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इधर है जी एफ, ये पॉइंट ले लेंगे हम ई के रूप में, ये डी सी एम और ए। इधर हमारे पास भी है नापा का पार्ट, प्रेशर लेंगे और इधर वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो एक वक्र अपन ने वास्तविक गैसों के लिए समतापी वक्र के रूप में भी बनाया था, इसे मैं हटा देता हूं। वास्तविक गैसों के लिए जो समतापी वक्र बनाया गया था, उसमें अपन ने एक इस प्रकार की रेखा खींची थी, इसको अपन ने नाम दिया था एच आई जे के। इधर बी पॉइंट, यहाँ पर अपन ने इस प्रकार से लिया था इसे, और ये हमारे पास आई, इधर था 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर 31 डिग्री सेंटीग्रेड था, और यहाँ पर अपन
दाब के लिए और ये यहाँ पर आयतन के लिए। तो ये जो वक्रता हमारे पास, ये वक्रता सामान्य प्रायोगिक वक्र के रूप में, और ये है हमारे पास सैद्धांतिक वक्र के रूप में, सैद्धांतिक वक्र के रूप में। अब देखो ये जो दोनों वक्र हैं हमारे पास, वो सैद्धांतिक वाला है, ये प्रायोगिक वाला है। इन दोनों वक्रों में जो ये जो वक्र है एच आई जे के, और वहां पर जो वक्र है हमारे पास ए एम सी डी ई एफ जी, ये थोड़े से समरूपता लिए हुए होते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं सैद्धांतिक वक्रों की तुलना एक प्रायोगिक वक्रों से की जाती है तो दोनों में समरूपता दिखाई देती है। दोनों में क्या दिखाई देती है? समरूपता दिखाई देती है। परंतु प्रायोगिक जो समतापी जो वक्र होते हैं उनके क्षैतिज भाग वाले स्थान पर सैद्धांतिक समतापी वक्रों में लहरदार भाग प्राप्त होता है। यानी जो प्रायोगिक जो वक्र है उनमें जो हमें क्षैतिज जो भाग दिखाई दे रहा है उसके स्थान पर इन सैद्धांतिक वक्रों में ये लहरदार भाग हमें दिखाई देता है। ये इसमें थोड़ी सी भिन्नता पाई जाती है। इस भिन्नता के रूप में ही अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रायोगिक जो वक्र होते हैं उनके भाग जो होते हैं के जे तथा एच आई जे। तो यहाँ पर देखो अपन ये बता सकते हैं कि प्रायोगिक वक्र और जो सैद्धांतिक वक्र है, प्रायोगिक वक्र और सैद्धांतिक वक्रों में केवल क्षैतिज भाग का ही अंतर होता है और क्षैतिज भाग को आधार मानकर हम ये कह सकते हैं कि प्रायोगिक समतापी वक्रों के क्षैतिज भाग वाले स्थान पर सैद्धांतिक वक्रों में लहरदार भाग प्राप्त होता है। समतापी वक्र की तुलना करने पर हम ये भी बता सकते हैं कि प्रायोगिक वक्र का भाग के जे तथा आई एच ये क्रम से CO2 की द्रव तथा गैस अवस्था को दर्शाते हैं, जबकि सैद्धांतिक वक्र के भाग ए एम तथा एफ जी प्रायोगिक वक्र के जे और आई एच के समरूप होते हैं। अर्थात सैद्धांतिक वक्र का जो भाग है ए एम, यहाँ पर CO2 द्रव अवस्था में और F और G वाले वक्र की परास में जो CO2 होती है वो गैसीय अवस्था में होती है। परंतु क्षैतिज जो भाग है जो कि आई जे लहरदार भाग MCD EF जैसा प्राप्त नहीं होता है जो हमें सैद्धांतिक वक्र में प्राप्त हुआ। प्रायोगिक वक्र में ये जो भाग है क्षैतिज भाग आई जे, ये हमें MCD EF जैसा लहरदार प्राप्त नहीं होता है। इसका रीजन ये होता है क्योंकि वक्र का EDC, सैद्धांतिक वक्र का EDC भाग जो है वो दाब के कम होने पर, वो दाब के कम होने पर आयतन का कम होना प्रदर्शित करता है। यानी दाब को यदि हम कम कर देते हैं, दाब को यदि हम कम कर देते हैं तो आयतन का कम होना प्रदर्शित करता है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि यदि अपन दाब को कम करते हैं तो स्वाभाविक है आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है न कि कम होगा। इसलिए
हम ये कह सकते हैं कि एफ ई तथा सी एम भागों पर अति संतृप्त वाष्प और अति संतृप्त द्रव ये दोनों उपस्थित रहते हैं। इसलिए ये दोनों जो वक्र होते हैं, इन वक्रों की जो परास होती है, इन वक्रों की परास में एक मित स्थायी अवस्था का निर्माण होता है। एक मित स्थायी अवस्था, झूठी अवस्था, जिस पर अपन CO2 की अवस्था के बारे में नहीं बता सकते कि CO2 द्रव अवस्था में है या वाष्प अवस्था में है। ये क्षैतिज भाग हमें CE के रूप में प्राप्त होता है, न कि IJ के रूप में। जबकि प्रायोगिक जो समतापी वक्र है, इनमें IJ जो वक्र है वो क्षैतिज रूप में है, जबकि सैद्धांतिक वक्र में CE जो वक्र है वो लहरदार भाग के रूप में है, और इस लहरदार भाग में CO2 की दोनों अवस्थाएं उपस्थित रहती हैं। इसलिए ये यहाँ पर ये थोड़ा सा अंतर में विभेद होता है। इसके बाद में अपन ये भी कह सकते हैं कि ताप के बढ़ने पर वक्र का जो लहरदार भाग है ये छोटा होने लगता है। ताप के बढ़ने पर वक्र का लहरदार भाग क्या हो जाता है? छोटा होने लग जाता है, जिससे आयतन के तीनों मान एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। आयतन के तीनों मान क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, और अंत में बिंदु B पर V के तीनों मान समान हो जाते हैं। अंत में बिंदु B पर V के तीनों मान समान हो जाते हैं, जो कि क्रांतिक ताप माना जाता है। इस क्रांतिक ताप के ऊपर दाब के प्रत्येक मान के लिए V का एक मान वास्तविक और दो मान काल्पनिक होते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर केवल प्रायोगिक वक्र और सैद्धांतिक वक्र में तुलनात्मक अध्ययन करना है, और तुलनात्मक अध्ययन के बाद में एक दो पॉइंट होते हैं जिनको आप लोग नोट कर सकते हो। जैसे पहला पॉइंट हुआ हमारे पास कि इन सैद्धांतिक वक्रों की तुलना यदि प्रायोगिक वक्रों से की जाती है तो दोनों में समरूपता दिखाई देती है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में अपन ये लिख सकते हैं कि प्रायोगिक समतापी वक्रों के क्षैतिज भागों के स्थान पर, प्रायोगिक वक्रों के क्षैतिज भागों के स्थान पर सैद्धांतिक भागों में लहरदार भाग प्राप्त होता है। थर्ड पॉइंट इसमें अपन ये लिखेंगे कि 31.0 डिग्री सेंटीग्रेड की समतापी वक्र की तुलना करने पर यह पाया गया कि प्रायोगिक जो वक्र हैं उनके के जे तथा JH पर क्रमशः CO2 द्रव व गैसीय अवस्था में होती है। जब इस वक्र की तुलना हम सैद्धांतिक वक्र से करते हैं तो हम ये पाते हैं कि सैद्धांतिक वक्र के भाग AM तथा FG पर CO2 द्रव व गैसीय अवस्था में होती है। अर्थात ये दोनों प्रायोगिक वक्र और सैद्धांतिक वक्र के जो ये भाग होते हैं वो एक दूसरे से समरूपता दर्शाते हैं। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि क्षैतिज भाग JI या IJ सैद्धांतिक वक्र के लहरदार भाग MCDEF द्वारा प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वक्र का EDC भाग दाब के कम होने पर आयतन का कम होना प्रदर्शित करता है, जो कि संभव नहीं है, है। फिफ्थ पॉइंट में अपन ये भी लिख सकते हैं कि प्रायोगिक
वक्र के FE तथा CM भाग, सैद्धांतिक वक्र के FE तथा CM भागों पर CO2 क्रमशः अति संतृप्त वाष्प व अति संतृप्त द्रव अवस्था को प्रदर्शित करती है, जो कि वाष्प एवं द्रव की मित स्थायी अवस्था माने जाते हैं। छठे पॉइंट में हम ये लिखेंगे कि ताप के बढ़ने पर वक्र का लहरदार भाग छोटा होने लगता है। ताप के बढ़ने पर सैद्धांतिक वक्र का जो लहरदार भाग होता है वो छोटा होने लगता है, अर्थात आयतन के तीनों मान एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं और अंत में बिंदु B पर आयतन के तीनों मान समान हो जाते हैं। जब आयतन के तीनों मान क्रांतिक ताप बिंदु B पर समान हो जाते हैं तो उस स्थिति पर हम ये कह सकते हैं कि B के तीनों मान जो होते हैं वो समान रहेंगे, या तीनों मान फिर वास्तविक होते हैं। क्रांतिक ताप के ऊपर के प्रत्येक दाब के लिए फिर B का एक मान वास्तविक होगा और दो मान काल्पनिक। इस तरीके से हम यहाँ पर वान डेर वाल्स गैस समीकरण के समतापी वक्रों के बारे में विभेद कर सकते